नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लोक साहित्य में लोक कथा का वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि CGL एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर लोक कथा में से या लोक साहित्य में से हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि किताब में पूरा भरा पड़ा हुआ है कि किसको पढ़े, क्योंकि यह कोई डिफाइन नहीं है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है। तो आप लोग MSH क्लासेस पे विश्वास बनाए रखें। आप लोगों को 3 से 4 क्लास के बाद पूरी तरह से लोक कथा जो भी है लोक साहित्य, वह पूरी तरह से एक सप्ताह में आप लोगों का लोक साहित्य का पाठ एकदम चुटकियों में याद होने वाला है। दोस्तों, पूरी तरह से आप सिलेबस को समझ जाएंगे। बस 2 से 3 क्लास में आप लोक कथा से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो उसका जवाब देने में आप समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। इसीलिए आप लोग MSH क्लासेस पे बने रहें। और जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं लोक कथा का वर्गीकरण बताने जा रहा हूं। कल के वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों को लोक कथा होता क्या है, लोक कथा की विशेषता क्या है, लोक कथा किस किस क्षेत्र में किस किस क्षेत्र से रिलेटेड होता है, इन सभी के बारे में कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए आज मैं सिर्फ लोक कथा का वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहें। कल का लेक्चर कीजिए और परसों का लेक्चर, उसके बाद लोक कथा से संबंधित एक भी समस्या आप लोगों को नहीं रहने वाली है। आप लोग बस विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग अभी सुबह में देख चुके थे किस तरह से लोकगीत का हम लोग MCQ देखे थे फगुआ का। इसी तरह हम लोग झूमर का देखेंगे, अंगनई का देखेंगे, उदासी देखेंगे, पावस देखेंगे। तो इन सभी का कंटेंट अलग अलग पाने के लिए आप लोग MSH क्लासेस के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग MSH क्लासेस के साथ जल्दी से जुड़ेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जिससे आप अपनी तैयारी को सही अंदाज में कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग पीछे रह जाइएगा, क्योंकि यह एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है और एक स्टेज के एग्ज़ाम में दोस्तों एक भी गलती आपको भारी पड़ने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को सही अंदाज में करने के लिए MSH क्लासेस से अवश्य जुड़े। चलिए, आज हम लोग लोक कथा का वर्गीकरण देखते हैं। किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे तरीके से इसका वर्गीकरण किया है और क्या क्या इसके मामले में आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन ने 2 आधारों पर क्या बांटा है, लोक कथा को कितने आधार पर बांटा है और कौन बांटा है। तो डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन। यह विद्वान का नाम याद रखना है आपको। और यह लोक कथा को 2 आधार पे बांटा है। कौन कौन सा आधार है दोस्तों? पहला है सरल कथाएं और दूसरा है जटिल कथाएं। अब सरल कथा क्या होता है और जटिल कथा क्या होता है, इसके उपरांत कौन विद्वान कैसे बांटा है, इन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सरल कथाएं देखते हैं कि सरल कथाएं होती क्या है। तो सरल कथाएं, इसके अंतर्गत वह सब कथाएं आती है जिनका कथानक सीधा और सरल होता है। वह सब कथा जो भी सीधा और सरल होता है उसे ही सरल कथा कहा जाता है। ऐसी कथाएं प्रारंभ से अंत तक एक समान रहती है। ऐसा कथा जिसे सरल कथा कहा जाता है, जो जैसा वह प्रारंभ में होता है वैसा ही उसका अंतिम भी कथा वैसा ही होता है, उसी समान होता है, इसलिए इसे समान कहा गया है। इसके अंतर्गत आने वाली कथाएं, इसके अंतर्गत आने वाली कथाएं के बारे में हम लोग क्या क्या देखते हैं। यह धोखे से संबंधित कथाएं हैं, या मूर्खों से संबंधित कथाएं हैं, या ठगों से संबंधित कथाएं हैं। यह बुरी पत्नी, अर्थात देखे होंगे आप लोग समाज में कि किसी किसी की पत्नी बहुत बुरी होती है, तो बुरी पत्नी से संबंधित कथाएं भी है, वह क्या होती है, एकदम सरल होती है। सौतेली माँ दोस्तों, सौतेली माँ की कथा भी सरल कथा के अंतर्गत आती है। और आलसी पति, जिसका पति कोई काम
धाम नहीं करता और एकदम घर में बैठे हुए रहता है, उसे आलसी कहा जाता है। और उस आलसी पति का जो भी कथा कहानी आएगा वह आपका सरल कथा के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही साथ पशु पक्षी से संबंधित कहानियां जो है वह भी सरल कथा के अंतर्गत ही आएगा। और धार्मिक प्रवृत्ति की कथाएं जो है या कहानियां जो है वह भी सरल कथा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यही चीज़ आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का कथा किस कथा के अंतर्गत आता है डॉक्टर थॉम्पसन के अनुसार। ठीक है, स्टीव थॉम्पसन के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति की कथा किस वर्ग में आता है, तो आपको बताना होगा सरल कथा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी तरह आलसी पति का कथा किस कथा के अंतर्गत आएगा, वहाँ पे आपको नाम दे के पूछा जाएगा डॉक्टर स्टीव थॉम्पसन के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एकदम घबराना नहीं है, आपको नाम दे के पूछा जाएगा। आप लोग बस अभी ध्यान से सुनते जाइए, बाद में एक दो बार और इसे रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा सरल कथाएं। अब हम लोग देखते हैं जटिल कथाएं क्या होती है। जटिल कथाएं, इसके अंतर्गत कथा में उतार चढ़ाव से इसकी जटिलता बढ़ जाती है। यहाँ पे जो भी कथा आता है उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। कभी दुख का मामला आ जाएगा, कभी गमी का मामला, सुख का मामला आ जाएगा, कभी गरीबी वाला मामला दिखा दिया जाएगा, तो कभी अमीरी वाला मामला दिखा दिया जाएगा, या कभी इतना उत्सुकता रहेगा। इसी उतार चढ़ाव के कारण यह जटिल बन जाता है, इसलिए इसे जटिल कथा कहा जाता है। अब जटिल कथा में क्या होगा, जैसे परियों की कहानियाँ देखते हैं दोस्तों कि परी के कहानी में क्या होता है कि कोई राजा यहाँ बाग में घूम रहा है और किसी परी को देखा और वह परी के प्यार में पड़ के उसके लोक में चला जाता है। तो यह अपने आप में एक जटिल कथा है। अगर हम लोग सोचने पे आए व्यवहारिक में, तो कोई जंगल से कैसे परलोक में परी के पास कैसे चल जाएगा देवलोक में, तो यह सब जो सोचने वाली बात है और इसी कारण से इसे जटिल कथा माना जाता है। आगे देखते हैं जादू से संबंधित कहानियाँ। जादू से संबंधित जितने भी जादू जो भी होता है दोस्तों, कि हम लोग जादू से देखते हैं किसी का सर गायब कर दिया जाता है, किसी का हाथ गायब कर दिया जाता है, किसी के पॉकेट से पैसा गायब कर दिया जाता है। तो यह सब जो जादू है, यह जादू की कथा भी अपने आप में एक जटिल कथा है और यह जटिल कथा के अंतर्गत ही आएगा। तथा दानव अर्थात राक्षसों से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं वह सब हमारा जटिल कथा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दानवों का रूप जो है दोस्तों, आकार जो है वह हमेशा बदलते रहता है। वह कभी किसी देव के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तो कभी किसी जानवर के रूप में। तो इस तरह से यह अपने आप को जटिल बना देता है, इसलिए इसे जटिल कथा के अंतर्गत रखा गया है। तो डॉक्टर स्टीव थॉम्पसन के अनुसार कथाएं को दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, पहला सरल कथा और दूसरा जटिल कथा, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। डॉक्टर सत्येंद्र लोक कथा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किए हैं। ठीक है, कौन सा विद्वान? डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक कथा का वर्गीकरण जो कि विभिन्न आधारों पे किया गया है, उन विभिन्न आधारों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों गाथाएं। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हम लोग को क्या है, लोक साहित्य में लोक कथा सिर्फ पढ़ना है, लोक गाथा नहीं पढ़ना है। तो यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों के सिलेबस में लोक गाथा भी है। लोक गाथा और लोक कथा में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बस मैं आप लोगों को जब लोक कथा पढ़ाने लगूंगा तब मैं आपको इसके बारे में क्या अंतर है मैं वहीं पे आप लोगों को बताऊंगा। अभी बताने से यह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए अभी बस आप लोगों को समझ लेना है कि सिलेबस का एक हिस्सा लोक गाथा भी है। और डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक गाथा भी लोक कथा का एक क्या है, पार्ट है, एक भाग है। इसी प्रकार पशु संबंधित अथवा पंचतंत्र, पशु पक्षी से संबंधित कहानी अथवा पंचतंत्र पशु पक्षी से संबंधित कहानियों को ही पंचतंत्र कहा जाता है और यह भी क्या है, लोक कथा का एक भाग है। इसी तरह परी से संबंधित कहानियाँ भी हमारा लोक कथा का एक पार्ट है और यह डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार इसे वर्गीकरण किया गया है। विक्रम की कहानियाँ,
विक्रम जो जानते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। विक्रम अर्थात विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही क्या था, वीर पुरुष था। वीर पुरुष अपना वीरता से वह पूरे ही संसार में, पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। ऐसे महापुरुषों की वीरता से संबंधित कहानियां भी हमारा क्या होगा, लोक कथा के अंतर्गत आता है। और लोक कथा में वीरता से संबंधित जो है वह भी कहानी सम्मिलित होती है, और इसे भी डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार एक भाग माना गया है। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा जो यहाँ पे बांटा है वर्गीकरण में, वह बुझवल। बुझवल भी लोक कथा का ही एक पार्ट है। इसी के अलावे निरीक्षण से संबंधित कहानियाँ, कोई भी कहानियाँ जिसमें हम लोग परीक्षण करते हैं, जिसमें हम लोग शोध करते हैं, और वह निरीक्षण या शोध, यह भी हमारा क्या होता है, कथा का एक पार्ट माना जाता है, कथा का एक भाग माना जाता है। और यह किसके अनुसार, तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। इसी तरह साधु एवं पीरो, अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अपना घर त्याग दिए होते हैं और भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। इसी तरह जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं और अपना घर द्वार छोड़ के वह पूरी तरह से अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। तो इन दोनों की कहानियां भी हमारा लोक कथा का एक पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है 7 भागों में। और स्टीथ थॉम्पसन के अनुसार 2 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, जबकि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक कथा को 7 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यह वर्गीकरण का आधार क्या बनाता है, तो यहाँ पे यह वर्गीकरण का जो आधार है, लोक कथाओं का वर्गीकरण भोजपुरी प्रदेश के आधार पे। भोजपुरी प्रदेश किसे कहेंगे दोस्तों, जो भी बिहार से सटा हुआ इलाका है और जहाँ पे भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रचलन है, उस भोजपुरी भाषा के प्रचलन के आधार पर ही इसे भोजपुरी प्रदेश कहा जाता है। और इस भोजपुरी प्रदेश के आधार पे हम लोग लोक कथा का वर्गीकरण डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने विभिन्न तरीके से किए हैं। अब यह क्या क्या किए हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह कितने तरीके से किए हैं। पहला है दोस्तों, यह 6 तरीके से किए हैं डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय। 6 भागों में लोक कथा का वर्गीकरण किए हैं। पहला है उपदेशात्मक कहानियाँ। ऐसा कहानियाँ जिसमें उपदेश देने की बात हो तो वैसी कहानियाँ को उपदेशात्मक कहानियाँ कहेंगे, और यह डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय के द्वारा वर्गीकरण का एक पार्ट है। दूसरा है मनोरंजन से संबंधित कहानियाँ। जो भी मनोरंजन से संबंधित कहानियाँ हैं वह भी लोक कथा का एक वर्गीकरण है। इसी तरह तीसरा है वर्णनात्मक कहानियाँ, जिसमें पूरी तरह से वर्णनात्मक उल्लेख किया जाता है, वैसी कहानियों को भी इसमें शामिल किया गया है। चौथा है प्रेम से संबंधित कहानियाँ। जितने भी प्रेम से संबंधित कहानियाँ हैं, अब प्रेम से संबंधित कहानियाँ दोस्तों सिर्फ स्त्री और पुरुष का प्रेम का बात यहाँ नहीं होता है। यहाँ माँ बाप का प्रेम, यहाँ गुरु और शिष्य का प्रेम, यहाँ पति और पत्नी का प्रेम, यहाँ माँ और बेटा का प्रेम, तो अर्थात सभी तरह का प्रेम की कहानियाँ जो है वह मेरा किसमें आएगा, लोक कथा का एक भाग समझा जाएगा। इसके अलावा हमारा सामाजिक कहानियाँ। अब सामाजिक कहानियाँ में कौन सी कहानी को सामाजिक कहानी कहेंगे, जिसमें समाज की बुराइयों को उजागर किया गया है और समाज में कैसे सद्भावना और भाईचारगी बना रहे उसको दर्शाने वाली कहानियों को सामाजिक कहानियाँ कहेंगे, और यह भी लोक कथा का एक वर्गीकरण है। इसी तरह दोस्तों छठा है उपवास से संबंधित कहानियाँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं झारखंड प्रदेश जो है वह पूरी तरह से क्या है, जनजातियों से घिरा पड़ा है, और यहाँ पे जनजातियों में विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार हर मौसम में हर समय मनाया जाता है, और जिसमें उपवास देखने को मिलता है, अर्थात व्रत रखने की भावना प्रचलित है।
तो यहाँ पे इस संबंध में जो भी कहानियाँ प्रचलित है उसे उपवास से संबंधित कहानियाँ कहा जाता है। तो यह भी डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय के द्वारा वर्गीकरण का एक हिस्सा है। कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा को 6 वर्गों में वर्गीकरण किया है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह प्रकार अगला हम लोग देखते हैं संस्कृत के एक आचार्य आनंदवर्धन। यह आनंदवर्धन कौन थे? तो संस्कृत के एक आचार्य या संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने लोक कथा को 3 वर्गों में बांटा है। लोक कथा को कितने वर्गों में बांटा है दोस्तों? 3 वर्गों में। यही सब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इन सबको याद करने की कोशिश कीजिए। आनंदवर्धन जो कि संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, उनके द्वारा लोक कथा को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा वह 3 कथा है? तो पहला है परिकथा। अब परिकथा किसे कहते हैं? तो जिसमें परियों से संबंधित कथा हो, अर्थात परियों की कहानियां हो, उसे ही परिकथा कहेंगे। सफल कथा जिसमें सफलता की बात को दर्शाया गया हो, उसे सफल कथा कहेंगे। अब यहाँ पे खंड कथा जिसमें भागने या तोड़ने की कथा की व्यवस्था प्रचलित हो, वैसी कहानियाँ जिसमें टूटने का, चाहे वह घर तोड़ने की बात हो, चाहे वह समाज तोड़ने की बात हो, अर्थात खंड खंड में बांटने की बात हो, उसे ही खंड कथा कहेंगे। तो यहाँ पे खंड कथा जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आनंदवर्धन के द्वारा, जो कि संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान है। उनके द्वारा 3 आधारों पे लोक कथा का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हरिश्चंद्र एक आचार्य है, एक विद्वान है। इनके द्वारा लोक कथा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। किनके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अर्थ कथा, वैसा कथा जिसका कोई अर्थ निकले, बिना अर्थ के कोई कथा हो उसको नहीं कहा गया है। इसमें ऐसा कहानी जिसका कोई अच्छा सा अर्थ निकले, उसे ही अर्थ कथा कहेंगे। और यह आचार्य किसके द्वारा? हरिश्चंद्र आचार्य के द्वारा लोक कथा का वर्गीकरण का एक भाग माना गया है। काम कथा, इसमें काम कथा का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे काम वासना की बात की गई है। वैसी काम वासना जिसमें स्त्री पुरुष अपनी काम की लालसा से प्रचलित हो, अर्थात अपनी काम लालसा को देखते हुए या उस कहानी में उसकी काम वासना का बारे में बताया गया हो, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? काम कथा कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है धर्म कथा, जिसमें धर्म के बारे में बखान किया गया हो या हर जगह वह धर्म के बारे में रोशनी डालता हो वह कथा, तो इसे ही धर्म से संबंधित कथा कहा जाएगा। और यह हरिश्चंद्र के अनुसार लोक कथा का एक भाग है। इसी तरह संकीर्ण कथा, ऐसी कथा जो एकदम छोटा हो और जो एकदम तीक्ष्ण हो, उसे संकीर्ण कथा कहेंगे। जिसका विशाल वर्णन ना हो, एकदम उसका संकुचित वर्णन हो, उसे भी यह एक भाग माना है हरिश्चंद्र के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हरिश्चंद्र ने लोक कथा को 4 भागों में वर्गीकरण किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब यह तो प्राचीन काल के विद्वानों के द्वारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों ने भी लोक कथा को 4 भागों में बांटा है। अब पाश्चात्य विद्वान जो होते हैं वह 4 भागों में बांटे हैं। अब यह 4 भाग कौन कौन सा है, इसे हम लोग देखते हैं। पहला कल्पित कथा। कल्पित कथा का अर्थ है दोस्तों जो कल्पना अर्थात सोच से संबंधित कथा हो, जिसमें सोच सोच के कहानी बनाया गया हो, वैसी कथा को कल्पित कथा कहते हैं। और यह भी पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा बांटा गया एक भाग है लोक कथा का। इसी तरह परियों की कथा, देखिए दोस्तों सभी लोगों ने, जितने लोग ने भी बांटा है, सभी लोगों ने परियों की कथा को शामिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यह कॉमन वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। इसी तरह दान कथा, जहाँ पर भी दान दक्षिणा की बात आएगी, जिस भी कथा में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कोई राजा होता है, वह अपने क्या होता है, कोई उसके दरबार में आता है तो पूरा आधा राज्य उसको दान में दे देता है। तो इसी संबंधित, इस तरह के संबंधित कहानियाँ को हम लोग दान कथा कहेंगे। इसी तरह पौराणिक कथा,
पौराणिक कथा क्या है दोस्तों? जो पुराने जमाने में की कोई भी घटना है, कोई भी धार्मिक कथा है, उनसे संबंधित कोई भी कथा जो हो उसे पौराणिक कथा कहते हैं। जैसे हम लोग रामायण देखते हैं तो रामायण एक पौराणिक कथा में है, क्योंकि रामायण एक पुराना कथा है और जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसी कारण उसे पौराणिक कथा कहा जाता है। ठीक है, तो इन चारों को पाश्चात्य विद्वानों ने क्या माना है? 4 वर्गों में लोक कथा का वर्गीकरण माना है। आगे हम लोग देखते हैं, उपरोक्त वर्गीकरण के उपरांत नागपुरी में लोक कथा को निम्न आधारों पे, इतना जो ऊपर के लोग माने हैं उनके आधार पे विश्लेषण करने के आधार करते हैं, तो उसके आधार पे अब हम लोग लोक कथा को इन भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर जितने लोग माने हैं उन सब के विश्लेषण के आधार पे अब नया जो वर्गीकरण है वह आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है अनुष्ठानिक कथा। अनुष्ठानिक कथा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नागपुरी भाषी क्षेत्र के विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर पूजा के समय कही जाने वाली कहानियां ही अनुष्ठानिक कहानियां कहलाती है। जो भी नागपुरी क्षेत्र में क्या है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में पूजा या पर्व त्योहार के समय में जो भी कहानियां प्रचलित है और इस दौरान जो भी कहानियां कही जाती है उसे ही अनुष्ठानिक कहानियां कही जाती है दोस्तों। ठीक है, ये पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत तथा निष्ठा व प्रतिष्ठा से संबंधित होती है। क्योंकि यह धार्मिक कहानियां हैं इसलिए यह धार्मिक भावनाओं से क्या होता है, ग्रसित होता है और निष्ठा व प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है अनुष्ठानिक कथा को। आगे देखते हैं, इसमें आपस के कोई एक व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितने लोग जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उनमें से आपस में ही कोई एक व्यक्ति क्या करता है, कहानी को सुनाता है। अगर वो आपस में से कोई व्यक्ति नहीं सुनाता है तो जो भी उस धर्म समुदाय के कोई भी एक धर्म गुरु जो होंगे उनके द्वारा कहानी सुनाया जाएगा और बाकी लोग क्या होंगे कि कहानी सुनेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग क्या जानते हैं सत्यनारायण का कथा, तो सत्यनारायण का कथा क्या है, सुनने से हम लोग का क्या होता है, दुख तकलीफ कम होता है और घर में खुशहाली आती है और घर में जितने प्रकार की मुसीबतें होती है वे सभी टल जाती है। सत्यनारायण कथा, तो सत्यनारायण कथा भी एक अनुष्ठानिक कथा है, क्योंकि सत्यनारायण कथा जब होता है तो वहाँ पे पूजा के दौरान ही सत्यनारायण का कथा का वाचन किया जाता है। तो यहाँ पर, और यह सत्यनारायण का कथा किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्राह्मण के द्वारा अर्थात पंडित के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म गुरु के द्वारा कहा जाएगा, नहीं तो आपस में से ही कोई एक व्यक्ति जो सक्षम हो वह इस कहानी को सुनाएगा। सुनाने की व्याख्या करता है जिसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित के द्वारा ही यह कथा सुनाई जाती है। विभिन्न पर्व जैसे करम, जितिया, तीज, सरहुल, जो भी इस तरह के पर्व त्योहार है उनमें इस तरह की कहानियां प्रचलित है। जैसे करम जो त्योहार है इसमें कर्मा धर्मा का जो कहानी है वह प्रचलित है दोस्तों। इसी तरह जितिया का पर्व है उसमें जितिया की कहानी बताई जाती है। इसी तरह तीज में दोस्तों तीज कहानी एक बनाया गया है, तो वह तीज का कहानी सुनाया जाएगा जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का एक कथा है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, विश्वास कथाएं। विश्वास कथाएं क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा है विश्वास कथा। इस प्रकार की कथाओं में जो कथाकार होता है उसे कथा पे पूर्णतः विश्वास होता है। जो भी इस तरह के जो भी कहानी कहने वाला होता है उसे अपनी कथा पे पूर्ण रूप से विश्वास होता है और यही विश्वास की जड़ इसकी कल्पना को मजबूत करती है, क्योंकि वह कल्पना पे आधारित कोई कहानी बता रहा है और उसे विश्वास है कि यह जो कल्पना से आधारित कहानी मैं लोगों को बता जा रहा हूँ यह, और उस पर वह खुद भी विश्वास करता है और खुद विश्वास होने के कारण जो सुन रहे हैं वे लोग भी इसे सुन के
विश्वास करते हैं, जिसके कारण दृश्य व अदृश्य जगत की कहानियों पर जन समुदाय का विश्वास बढ़ता है। क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ जो कहानी में आया है वह चीज़ को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं लेकिन उनकी बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम लोग को विश्वास हो जाता है, जो कहानी सुनाने लगता है उस पे विश्वास होता है, इसी कारण से हम लोग क्या है, जो भी दृश्य अर्थात जो हम लोग के द्वारा देखा गया है या जो हम लोग देख सकते हैं और जो हम लोग के द्वारा नहीं देखा जा सकता, जो अदृश्य है, जैसे परी हमारे लिए अदृश्य है, भूत हमारे लिए अदृश्य है, तो इस तरह का जो भूत प्रेत वाला है, परी वाला है या भगवान वाला है, यह अदृश्य कथा है और यह भी हमारा विश्वास कथा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि अदृश्य वाला चीज़ हम लोग नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम लोग मानते हैं कि भगवान में ऐसी शक्ति है, परी में ऐसी शक्ति है, हम लोग देख नहीं सकते फिर भी उस कथा को मानते हैं और इसमें हम लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए इसे विश्वास कथा कहा जाता है। अगला देखते हैं तीसरा कथा, नीति कथा। अब नीति कथा क्या होता है, तो नीति कथा के बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्यतः नागपुरी लोक कथाएं नीति परक होती है। नीति परक अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, जिसमें एक कोई नीति अर्थात कोई शिक्षा की बात उसमें समाहित हो, एक कोई उसका ज्ञानवर्धक कुछ चीज़ें समाहित हो, उसी कहानी को हम लोग नीति कहानी कहेंगे। ठीक है, नीति कथा कहेंगे। इन कथाओं या कहानियों में किसी न किसी प्रकार नीति का प्रतिपादन अवश्य किया जाता है, जिसके कारण इसका एक उद्देश्य रहता है और वह क्या है, शिक्षा देना। नीति दोस्तों, नीति के माध्यम से ही लोगों को क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। इसी कारण से ऐसी कहानियाँ हमारे यहाँ प्रचलित है जो कि ज्ञानवर्धक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथी कथा, प्रेमात्मक कथा। प्रेमात्मक कथा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नागपुरी लोक कथा में प्रेम से भरी पड़ी कहानियाँ मौजूद है। हम लोग नागपुरी लोक कथा में देखते हैं कि प्रेम से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हम लोग के यहाँ क्या है, भरा पड़ा है। अब इन कहानियों में प्रेम के अटूट संबंध को दिखाया गया है। प्रेम के अटूट संबंध, जो कि प्रेम वाला ऐसा संबंध है जो कि कभी नहीं टूट सकता, ऐसे संबंध को ही प्रेमात्मक कहानियाँ कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से भाई बहन का प्रेम, इसमें भाई बहन का प्रेम, राजा रानी का प्रेम, पुत्र पुत्री का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, इसी तरह दोस्तों हर एक, जैसे राजा और प्रजा का प्रेम, इन सभी जो कहानियां हैं उन्हें प्रेमात्मक कहानियां कही जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के बारे में, ऐसी वह प्रेम के संबंध में बड़ी हुई है जो कि नहीं टूट सकती। नेक्स्ट है पांचवा हम लोग देखते हैं मनोरंजन से संबंधित कथाएं। पांचवा वर्गीकरण है मनोरंजन से संबंधित कथाएं। नागपुरी लोक कथा में जितने भी कहानियां प्रचलित है उन सभी कहानियां ज्ञानवर्धक के साथ साथ मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है। हम लोग नागपुरी में देखते हैं कि जितने भी तरह की कहानियां हैं वे सभी लोगों को क्या करती है, मनोरंजन करती है, सुनने में अच्छा लगता है और साथ ही साथ वे हमें क्या देती है, शिक्षा भी प्रदान करती है। इसलिए इसे ज्ञानवर्धक, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक कहानियां भी कहा जाता है। इन कहानियों को घर में बूढ़ा एवं बूढ़ियों के द्वारा नाती पोती, जो भी नाती पोती होता है दोस्तों, या घर के सभी छोटे छोटे बच्चों को सुनाया जाता है। हमेशा ऐसी कहानियां बूढ़ा बूढ़ियों के द्वारा ही सुनाया जाता है। ये कहानियाँ काल्पनिक एवं चमत्कारिक होती है। जो भी इस तरह की कहानियाँ होती है वह क्या होती है, कल्पना पे आधारित होती है और उसमें चमत्कारिक रूप को दिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे पूरी तरह से खुश हो। ठीक है, जिससे बच्चे उत्सुकता से इसे सुनते हैं, क्योंकि उसमें चमत्कार होने की बात दिखाई जाती है। इस कारण से बच्चे इसे पूरी तरह से उत्सुकता एवं जिज्ञासा से इसे सुनते हैं। इसमें प्रेम, और यह जो कहानियां हैं वह प्रेम से संबंधित कहानियां होता है, यह वीरता से संबंधित कहानियां होता है, यह जादू से संबंधित कहानियां होता है और यह पराक्रम, किसी की एकदम पराक्रमी जो होता है
कोई भी एक पराक्रमी, जैसे हम लोग उधर देख चुके थे विक्रम एक पराक्रमी राजा था, तो उससे संबंधित कहानियां भी हम लोग का इसी के अंतर्गत आएगा। यह मनोरंजन भी देता है और साथ ही साथ हमें शिक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामाजिक कथाएं। सामाजिक कथाएं में कौन कौन सी कथा आती है? नागपुरी में ऐसे बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी है जिसमें सामाजिक बुराई, सामाजिक उत्थान, समाज में फैली कुरीतियों तथा प्रथाओं तथा सामाजिक सहयोग, सद्भावना, मेल मिलाप, भाईचारगी आदि से संबंधित कहानियां को सामाजिक कहानियां कही जाती है, और जिसमें समाज को एक डोरी पे बंधे रहने में ये सब कहानियां सहायक होती है। इसलिए इस तरह की कहानियों को लोक कथा में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जिससे कि वह अपनी संस्कृति को बचा सके। नेक्स्ट देखते हैं बाल कथाएं। बाल कथाएं क्या होती है? नागपुरी में बहुत सारी बाल कथाएं प्रचलित है। जो भी बच्चों से संबंधित कहानियां होती है उसे ही बाल कथाएं कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग के यहाँ भी, सभी लोग के यहाँ अपने अपने घर में देखिएगा छोटा छोटा बच्चा होता है, तो कभी कभी हम लोग उसे क्या कहते हैं? मैना और बूट। यहाँ पे मैना और बूट या चांद मामा, इस तरह के हम लोग कहानी बच्चों को सुनाते सुनाते क्या करते हैं? सुला देते हैं। इस तरह की कहानियां को ही बाल कहानी कहा जाता है। अभी बहुत सारा देखते हैं यूट्यूब पे मोटू पतलू, इस तरह की कहानियां या भीम की कहानियां, तो यह सब कहानियां मेरी बाल कथाएं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो यह सब कहानियां किसके अंतर्गत आएंगी? बाल कथाएं के अंतर्गत आएंगी। जो बालकों के मनोरंजन, बालक को यह क्या करता है? मनोरंजन करता है, साथ ही साथ उसे शिक्षा देता है और उसकी जिज्ञासा को क्या करता है? बढ़ाता है, अर्थात उत्सुकता को बढ़ाने में यह सब कहानियां जो है वह सहायक होता है। और इसमें कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा मैना और बूट। बूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बूट का मतलब होता है चना, और मैना का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार का जो पक्षी होता है उसे मैना कहा जाता है। नागपुरी में पक्षियों को मैना कहा जाता है। तो मैना और बूट की कहानी, किस तरह से मैना बूट को चुन चुन के ले जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, इस तरह की कहानियां बच्चों को सुनने में बहुत ही मनमोहक लगता है। तो इसी आधार पे इसे लोक कथा का एक भाग माना गया है और यह बच्चों में जिज्ञासा, शिक्षा और मनोरंजन का काम करता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग लोक कथा का वर्गीकरण देख चुके हैं। कल हम लोग लोक कथा होता क्या है, लोक कथा की क्या क्या विशेषता होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 क्लास दोस्तों लेंगे लोक कथा का, और लोक कथा से एक भी समस्या आप लोगों का नहीं रहेगा। आज मैं जानबूझ के लोक कथा का वर्गीकरण आप लोगों के सामने लाया हूं, क्योंकि अगर शुरुआत में ही लोक कथा के बारे में आ जाते तो आप लोगों में से बहुत को यह अटपटा लगता। इस वजह से मैं कल लोक कथा आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करना ना भूलें। और दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम लोग के बीच 8 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग का पूरा नागपुरी का सिलेबस समाप्त होने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। और जिन लोगों को भी अगर इससे पहले मैं आप लोगों को पूरी तरह से बन कैमरा पढ़ा चुका हूं, साथ ही साथ ग्रामर का बहुत सारा पार्ट पढ़ा चुका हूं, अगर उनसे संबंधित आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है दोस्तों, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग कांटेक्ट जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अगर कोई सुझाव देने की बात हो तो उसे ज़रूर बताएं। आप लोग बताइएगा तभी तो हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊंगा, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।